कि हम 79 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो वर्षों की गुलामी के बाद हम आज़ाद हुए थे। तो ये जश्न हम बहुत सारे बलिदानियों के कारण हुआ है। कहा जाता है कि हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद आज का दिन देखने को मिला है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले है फूलों के मुंह से हमने अपनी कहानी थी। क्या वुमेन एम्पावरमेंट था। तो दोस्तों, बात करते हैं इतिहास की। कुछ क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग इतिहास रचने में जीवन बिता देते हैं, तो कुछ लोग इतिहास रचने में जीवन बिता देते हैं। कौन लोग हैं जिनकी वजह से आजादी मिली? क्या कारण है कि इतने साल बाद भी हम उनको याद करते हैं? ऐसा क्या काम कर दिया? क्योंकि अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो खुद को कैसे पहचानेंगे? आप जानते हैं कि 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया था और अंग्रेजों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरी दुनिया में इंडिया की चर्चा थी। जितना भी पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता था उसका 1/4% भारत में होता था, उसका चौथाई भाग भारत में होता था। तो दुनिया की नजर भारत पर टिकी थी। तो एक ब्रिटिश यात्री को भारत की संपदा और यहाँ की धन के बारे में पता चला। आगे चल के 200 व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जिसका नाम आपने सुना होगा। उस समय भारत में मुगलों का राज था, अकबर का राज था। तो उस समय के बहुत दौलतमंद राजा हुआ करते थे। पहले तो अंग्रेजों ने उनको खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि उनसे पहले पुर्तगाली भी थे, डचनी थे। ध्यान दीजिएगा। तो बार बार लालच देने के बाद में ये स्कीम लेके आते थे व्यापार के बहाने। उसके बाद आखिर में वो जहांगीर को परमिशन लेने में जहांगीर से कामयाब हो गए। ये शुरू हुआ व्यापार का। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा फायदे करने लगी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगी और उनकी लालच इस तरह बढ़ गई। अब वो यहाँ की सत्ता से काबिज होना चाहते थे। तो यहाँ के पहले तो उन्होंने 1686 में मुगलों को हराने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब की सेना ने उनको पूरी तरह पराजित किया। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक दूसरे राजा एक दूसरे से बहुत ज्यादा सत्ता है, सबको अपनी ही चिंता है, तो फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो किया। धीरे धीरे एक बाई एक अब सभी राज्यों को अपने कब्जे में लेते चले गए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध। उसके बाद 18वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। आप जानते हैं उस समय भगत सिंह मात्र 12 साल के थे। छोटा सा बच्चा 40 किलोमीटर दूर अपने घर से चला गया। उनके दिमाग में वो आवाजें कौंध रही थी कि कितने सारे लोगों को वहां मार दिया गया। जनरल डायर ने जो गोली चलाने का आदेश दिया था, वहां से खून से लथपथ मिट्टी को अपने घर ले आए। बहन ने पूछा क्या हुआ, इतनी देर कहाँ था, चुप क्यों है, कुछ तो बोल। बोला ये मिट्टी है ना मेरे उन शहीदों की है जिनका मैं बदला लूंगा। पापा आमों की खेती किया करते थे। बोला बंदूकों की खेती करूंगा, देश को आजाद जो कराना है। 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय महात्मा गांधी एक पावरफुल लीडर बन गए थे, देश की आवाज बन गए थे। पूरे देश का सहयोग मिल रहा था, पूरा हर जाति हर धर्म के लोग साथ दे रहे थे। लेकिन अचानक से चौरा चौरी कांड हो गया। गांधी जी चाहते थे कि अहिंसा के रास्ते से आजादी ली जाए। अंग्रेजों का लाया हुआ, अंग्रेजों का बनाया हुआ रिजेक्ट करते जाइए, अपने आप देश छोड़ के भाग जाएंगे। पर चौरा चौरी कांड में एक चौरा चौरी नामक जगह थी, वहां पर कुछ अंग्रेजी शराब और कपड़े बिक रहे थे। तो भगत सिंह जैसे साथियों ने उसका विरोध किया। तो वहां पे गुप्तेश्वर नाम का एक पुलिस ऑफिसर ने कुछ सिविलियन पे गोली चला दी कि ये आंदोलन बंद करो। उसके बाद भगत सिंह जैसे साथियों ने उस पुलिस थाने को आग लगा दी। माना जाता है 22 पुलिसकर्मी वहीं जल के राख हो गए। इस वजह से गांधी जी को बहुत धक्का लगा। मैंने बोला अहिंसा अहिंसा, आप हिंसा के रास्ते पे आ गए, इसका मतलब अभी आप आजादी के लिए तैयार नहीं हैं। 1924 में जब ये मात्र 17 साल के थे भगत सिंह, तो पापा ने शादी की तैयारी करी। बोला बेटा शादी कर लेते हैं, अच्छी
दुल्हन मिलेगी। बोला दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी मेरी दुल्हन होगी। इन्होंने अपने आप को देश के लिए समर्पित जो कर दिया था। 1925 में, क्योंकि इनको अपने आंदोलन को भी मूवमेंट करना था, बहुत बड़ी सेना तैयार की थी इन्होंने अपनी। एक तरह से बहुत सारे क्रांतिकारियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। पैसे की जरूरत थी, संगठन को भी आगे बढ़ाना था। तो काकोरी में एक ट्रेन में जो अंग्रेजी खजाना जा रहा था उसको लूटा, आखिर पकड़ा गया। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी हो गई। अब ये टूटने के लिए नहीं मरे थे, टूटने के लिए नहीं थे, तोड़ने के लिए थे। राम प्रसाद बिस्मिल की इनको बात आ गई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना, हमारा सर कटाने की तमन्ना ज्यादा बड़ी है या अंग्रेजों को हमारा गला काटने की तमन्ना ज्यादा बड़ी है। देखना है जोर कितना, अब वही तो ताकत देखना है। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के लिए लाला लाजपत राय के कहने पर ये साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए आ गए। वहां पर पुलिस ने फिर इन पर लाठियां बरसाई और लाला लाजपत राय की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। हालांकि ये भगत सिंह जैसे लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन गुरु के समान हैं, बदला तो लेना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन के सामने इंतजार करने लगे। जेम्स स्कॉट जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था उसको मारेंगे, गलती से सैंडर्स आ गया और उस पर राजगुरु ने गोली चला दी। भगत सिंह ने पीछे से 3 गोली और चला दी, इंश्योर कर देते और वहां से मार के भाग गए और लाहौर की दीवारों पे लगा लिया, पर्चे लिख के छाप दिए कि हमने लाला लाजपत की मौत का बदला सैंडर्स को मार के ले लिया है। प्यारे बच्चों, ये कुछ अलग ही किस्म के लोग थे। झूठ कहते हैं लोग अहिंसा के बल पे आजादी आई थी, ऐसा नहीं था। इन क्रांतिकारियों की वजह से ही पूरे देश में बिगुल बच गया था। आप जानते हैं 1857 के अंदर भी एक सैनिक छावनी थी जहां पर अंग्रेजों ने कारतूस दिए थे। कारतूस पे गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। मंगल पांडे जिन्होंने इसका विरोध किया, क्यों? क्योंकि गाय हिंदुओं को बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है और मुसलमान सुअर से नफरत करते हैं। एक धार्मिक हिंसा पैदा हो गई तो उस समय मंगल पांडे ने सबसे पहली गोली खाई थी। लेकिन उसके बाद भी ये कारवां रुका नहीं। 1931 में भगत सिंह को 2 साल की सजा के बाद 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा निश्चित की गई। भगत सिंह को 2 साल की सजा हो गई। अब ये वहां भी शांत नहीं थे, इन्होंने वहां भी आंदोलन कर दिया। कहा जाता है ये बहुत सारी बुक्स भी पढ़ा करते थे। 50 बुक तो स्कूल के सिलेबस से जो अलग थी वो पढ़ डाली स्कूल टाइम में। 300 किताबें स्कूल कॉलेज टाइम पे पढ़ डाली। कभी लेनिन की बुक पढ़ते थे, कभी कार्ल मार्क्स की करते थे, कभी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की बात करते थे, कभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बुक पढ़ा करते थे। 1893 में फ्रेंच असेंबली में भी एक बॉम्ब फेंका गया था, तो इन्होंने वहां से आइडिया लिया। 1929 में सेंट्रल असेंबली में जहां कोई नहीं था वहां पे बॉम्ब फेंका और हर पर्चे पे लिखा, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। दोस्तों, जब भगत सिंह को फांसी हो गई तो बहुत सारे इसकी प्रवृत्ति के जो लोग थे वो महात्मा गांधी से नाराज हो गए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी था। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि महात्मा गांधी फांसी को रुकवा सकते थे। अपना समझौता जो इरविन के साथ किया था कि अहिंसक लोगों का साथ नहीं देना, वो उस पर अडिग थे। सुभाष चंद्र बोस भी उसके बाद समझ चुके थे कि अब अंग्रेजों को अहिंसा के रास्ते से नहीं जीता जा सकता, देश के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और ये तो इतने बड़े लीडर थे, दुनिया भर के देशों से, जापान और जर्मनी जैसे देशों से साथ लिया, उनका सपोर्ट लिया और आजाद हिंद फौज बनाई। ये वही आजाद हिंद फौज थी जिससे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि मुझे अब आपकी कुर्बानी चाहिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक क्रांति पैदा कर रहे थे उन लोगों के अंदर। जानते हैं आप 1939 से 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ऐसा नहीं था कि आंदोलनों की वजह से देश आजाद हुआ था।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की कमर पूरी तरह टूट चुकी थी, पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। वो और सेना भारत में नहीं भेजना चाहते थे। जब माउंटबेटन ने बोला कि हमें और सेना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी, रॉयल नेवी एयरफोर्स थी, उसके सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। तो इस सेना के बल पे आजाद हिंद फौज का बहुत बड़ा योगदान है। क्लीमेंट एटली ने भी बोला था, जब उनसे किसी ने पूछा कि महात्मा गांधी के आंदोलनों का कितना इफेक्ट हुआ है भारत की आजादी में, तो उन्होंने बोला मिनिमम। सबसे ज्यादा फर्क आजाद हिंद फौज का पड़ा था। बात करते हार कर, जब ब्रिटिश को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि 40 करोड़ भारतीय थे और दूसरी वर्ल्ड वॉर में वो भी हार चुके थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था सेना भेज सकें, इस देश को भी संभाल सकें। अंत में हार कर घोषणा करनी पड़ी कि देश को आजाद करना है। अब भारत और पाकिस्तान ये अलग अलग कैसे हुए? क्लीमेंट एटली ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पे साइन किया था, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि भारत और पाकिस्तान धर्म के नाम पे दो देश बनेंगे, और जो रियासतें इसमें शामिल होना चाहती हैं वो हो सकती हैं, अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहती है वो इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। लेकिन बाद में कोशिश भी की थी। महात्मा गांधी एक्चुअल में पार्टीशन के अगेंस्ट थे। उन्होंने कई बार अली जिन्ना जो पाकिस्तान की मांग करते थे, 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी, और 16 अगस्त 1946 को तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी, अगर पाकिस्तान नहीं बनाया तो धार्मिक दंगे करेंगे। और ऐसा हुआ भी था। कोलकाता के अंदर लगभग 100 से ज्यादा हिंदुओं को मार गिराया था। पूरे देश में धार्मिक दंगे हो गए थे। बार बार नेहरू और जिन्ना के बारे कोई भी एक दूसरे को एक देश के लिए सहमत नहीं थे, जबकि ऐसा माना जाता है, नेहरू जी को भी बताया था कि जिन्ना को एक ऐसी बीमारी है जो 6 महीने बाद ही ये एक्सपायर हो जाएंगे। उसके बाद भी नेहरू जी नहीं माने, क्योंकि उनको लगता था ये कहीं गलत ना कर दें। मजबूरी में देश आजाद हो गया 1947 में। दोस्तों, आजाद तो हो गया, लेकिन जब बंटवारा हुआ देशों का, किसी को नहीं पता था मेरा घर कौन सा है, क्योंकि जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो इंडिया आने लगे और यहाँ के जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जाने लगे। कहा जाता है 80 लाख लोग इधर उधर हुए थे और उसमें 10 लाख लोग मारे गए थे। उस जमाने के लोग आज भी दर्द बयां करते हैं कि किस तरह आजादी मिली थी। तो हम सबका ये दायित्व है कि इस आजादी जो इतनी कुर्बानियों के बाद मिली है उसको संभाल के रखें। ये हम सबका कर्तव्य है और इसके लिए हमें संविधान में दिए गए मूल्यों का पालन करना होगा। अंत में अपनी वाणी 2 लाइनों से विराम देना चाहूंगा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। जय हिंद, जय भारत।